लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, सवाल करे थे उसके, याद आ रहा है? Yes sir, importance of motional EMF. और इम्पोर्टेंस ऑफ मोशनल ईएमएफ भी बताई थी कि फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करता है मोशनल ईएमएफ। कुछ याद आया? Yes sir. तो आज अपन उसी के आगे से थोड़ी सी क्या करेंगे, बात करेंगे। थोड़ी बात समझ में आ रही? अच्छा, पहले मुझे ये बता दीजिए कि हमने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? Yes sir. मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया है ना, पी डॉट ए, याद है कि नहीं याद है? Yes sir. गरिमा, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. आपका इंटरनेट कनेक्शन काफी हिला हुआ प्रतीत हो रहा है। जल्दी बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करता है किसी एरिया से। और थोड़ा सा अगर मैं आपको वो करा दूं फ्लक्स, तो बी डॉट ए होता है फ्लक्स, है ना? और फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि जब ये फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये बेसिकली फैराडे लॉ की बात है। आज हम लोग जो बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की, उसको समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं स्वतः प्रेरण. स्वप्रेरण या स्वतः प्रेरण भी कहते हैं। स्वतः प्रेरण का मतलब क्या है? स्वतः प्रेरण का मतलब समझ। जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि ये कॉइल है, कॉइल में जो फ्लक्स बदलेगा, समझो इस बात को। फैराडे भैया ने हमको बोला कि इस कॉइल का अगर आप फ्लक्स बदल दो तो इसमें करंट आ जाएगी। ऐसा फैराडे भैया बोल के मर गए। हमने कहा सही बात है, लेकिन इसका जो फ्लक्स चेंज करते थे वो इससे करते थे कि किसी दूसरी बाहर की चीज से करते थे? बार मैग्नेट से. बाहर की चीज से करते थे। किससे करते थे? बार मैग्नेट से करते थे। एक दूसरी चीज का सहारा लेना पड़ता था। एक बार मैग्नेट चाहिए होती थी, या तो बार मैग्नेट इसके पास लेके आओ या बार मैग्नेट इससे दूर लेके जाओ। इस बार मैग्नेट को मूव करा के आप इसके फ्लक्स को बदलते थे, उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। यानी कि यहाँ पर एक बाहर की चीज इन्वॉल्व है। स्वप्रेरण में या सेल्फ इंडक्टेंस में ये चीज नहीं चलेगी। मतलब अब मैं बाहर की किसी भी चीज की मदद नहीं ले सकता। ये कॉइल अपने फ्लक्स को बदलेगी खुद ही। ये कॉइल अपने फ्लक्स को बदलेगी खुद ही, और अपने फ्लक्स को बदल के खुद ही अपने अंदर नया करंट पैदा कर देगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब अपने फ्लक्स को खुद ही बदल देना और उससे एक नया ईएमएफ क्रिएट हो जाना, उसको स्वप्रेरण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर. बोलो भाई, किसी को डाउट है? जल्दी बताओ बच्चों, किसी को डाउट है? बोलो। No, sir. ठीक है, अच्छा मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। अभी से मैं बता देता हूँ। अभी टाइम शायद 5:40 हुआ है। 6 बजे आपका एक छोटा सा ब्रेक होगा, 15 से 20 मिनट का। एक इंपॉर्टेंट टीचर्स मीटिंग है, तो उस मीटिंग की वजह से 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक होगा। तो जो आपका डाउट ग्रुप है, जैसे ही वो मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं आपको दोबारा मैसेज कर दूंगा ज्वाइन करने के लिए, तो आप क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. यस सर. स्वप्रेरण में हमने बोला कि इस कॉइल का फ्लक्स बदल जाएगा इसके खुद की वजह से। अब तुम्हारा सवाल यह है कि सर इसका फ्लक्स खुद से कैसे बदलेगा, वही हमको समझाइए। तो हमने कहा बिल्कुल समझाते हैं साहब, इधर देखिए। ये आपकी कॉइल है और इस कॉइल में ऐसे करके करंट है ना? ये कॉइल है और कॉइल में ऐसे करके क्या है, करंट जा रही है। अपने आप सोच के बताओ, क्या तुम्हें इस कॉइल के सेंटर पे, केंद्र पे फील्ड लिखनी आती है? बिल्कुल आती है Yes. सर। इसके सेंटर पे हमें फील्ड लिखनी आती है, μ0I/2r। याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है?
फील्ड की डायरेक्शन इस केस में क्योंकि करंट ऐसे है, तो जब आप करंट की डायरेक्शन अपना राइट हैंड घुमाएंगे तो फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसकी वो कुछ इस तरीके की बनेंगी। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, अब हमको एक छोटे सवाल का जवाब दो। हम अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम से सर आपका क्या मतलब है? फंक्शन ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि अगर ये करंट समय के साथ चेंज होने लगे, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं सोचना आपको सिखाऊंगा, आप मुझे बताएंगे क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर ये करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो फील्ड कांस्टेंट है या फील्ड चेंज हो रही है? Change हो रही. चेंज हो रही। कैसे पता? कैसे पता? ऐसे पता सर कि इसकी फील्ड आपने हमको पढ़ाई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। तो अगर सर ये करंट बदलेगा तो ये फील्ड भी बदलेगी। बोलो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? Yes, sir. Yes, sir. आप सोचो, अगर ये फील्ड बदलेगी तो क्या ये फ्लक्स बदलेगा? Yes, sir. बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि एरिया तो उतना ही है कॉइल का, एरिया में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। लेकिन अगर फील्ड बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा, और अगर फ्लक्स बदलेगा तो फैराडे भैया क्या बोल के गए थे? अगर फ्लक्स बदलेगा तो क्या बोल के गए थे? EMF induced. EMF इंड्यूस हो जाएगा। कितना? d phi by dt. d∅dt। इसका मतलब क्या इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया? Yes, sir. क्या आपने किसी बाहर की चीज की मदद ली? No, sir. इस कॉइल ने अपने जो भी फ्लक्स चेंज करने के लिए चाहिए था इसने खुद ही कर लिया। खुद कैसे किया? बस करंट टाइम का अगर फंक्शन हो जाए तो इसकी फील्ड बदल जाएगी, फील्ड बदल जाएगी तो फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा तो ईएमएफ आ जाएगा। इसी फिनोमेना को कहते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉइल के करंट के बदलने की वजह से इसमें एक ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आने का मतलब एक नया करंट आ जाएगा। अगर ये करंट बदलेगा तो इसके अंदर एक नया करंट पैदा होगा, जो कि लेंज लॉ में हमने पढ़ा है कि फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स के चेंज को अपोज मतलब फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो उसे घटाएगा, घट रहा होगा तो बढ़ाएगा। यहां तक बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अब हम स्वप्रेरण का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर मेरे पास ये कॉइल है, सोच के बताना, आराम से सोच के बताना, इसमें करंट है आई और मैंने बोल दिया ये करंट इसमें कांस्टेंट है। ये करंट इसमें क्या है? कांस्टेंट है। बताओ कितना ईएमएफ क्रिएट होगा इसमें? 0. 0 क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा है, फील्ड चेंज नहीं हो रही है, फील्ड चेंज नहीं हो रही है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा फैराडे लॉ से। लेकिन अगर ये करंट टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन का मतलब हो जाता है टाइम के साथ बदल रहा है। तो अब सोचो, जब मैंने बोल दिया टाइम का फंक्शन है तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो करंट समय के साथ बढ़ रहा होगा या करंट समय के साथ घट रहा होगा। कॉमन सेंस लगाइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है? Yes, sir. और अगर करंट घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है. इसका मतलब क्या ये बोलना सही है कि इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Yes, sir. तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया जाए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया एल, और ये जो एल होता है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण का कोएफिशिएंट कहलाता है, ये कांस्टेंट है बेसिकली, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, कैपिटल एच। तो फाई इज इक्वल टू एल आई ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि अभी आपने इस बात से एग्री किया कि सर फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ एल कांस्टेंट के साथ अगर अपन आई को मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्स आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई समस्या? No, sir. अब No, sir. ईएमएफ कितना आएगा? अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो आप कहोगे सर अब तो चीजें बड़ी आसान है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो तो फैराडे भैया बता के गए हैं d∅dt होता है। तो अगर d∅dt होता है तो इसका मतलब d/dt ऑफ एल आई कर दीजिए, क्योंकि फाई बराबर एल आई है।
एल इसमें से कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल के अंदर, एल डी आई बाई डी टी। और ये मैथमेटिकली भी वही चीज बता रहा है जो फिजिक्स कह रही है, ये मैथमेटिकली यही तो बता रहा है यार। डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है? डी आई बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी आई बाई डी टी का कोई सेंस तभी बनता है जब करंट समय के साथ बदल रहा है। तो अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू 0 है, दिमाग लगाओ अपना, अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू 0 है तो ईएमएफ की वैल्यू भी 0 है मैथमेटिकली, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. फिजिक्स से क्या समझेंगे? डी आई बाई डी टी की वैल्यू 0 होने का मतलब करंट टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। Yes, sir. करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ नहीं आएगा, 0 आएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? No, sir. तो पेपर में यहां से 2 ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2 तरीके के सवाल पेपर में आपको मिलेंगे। पहला सवाल एल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, वो क्या कैलकुलेट करने के लिए कहेगा? एल। दूसरा सवाल कहेगा ईएमएफ कैलकुलेट करके दिखाइए। क्या कैलकुलेट करके दिखाइए? ईएमएफ। तो अगर आपको एल निकालना आता है तो एल इंटू डी आई बाई डी टी ईएमएफ हो जाता है। ये तो प्रिटी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा देखते हैं एल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को कोएफिशिएंट किसी भी केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों इसको, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। देखो एल कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट एक्सप्रेशन ऑफ टोटल फ्लक्स। जिस भी चीज का आपको एल निकालना है उसका किस चीज का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। जिस भी चीज का एल निकालना है उसका किस चीज का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। Total flux. अब दूसरी स्टेप में अपनी नॉलेज का यूज करिए। आपके जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन आएगा वो होगा समथिंग 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 इनटू करंट। फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि कुछ समथिंग समथिंग इनटू करंट। तो करंट को छोड़ के बेटा जो भी माल मसाला होगा, मतलब करंट का जो भी कोएफिशिएंट होगा वही एल होगा, क्योंकि हमको पता है फाई बराबर एल आई होता है। तो हम यहां से देख रहे हैं, तो हमने इस फाई का फ्लक्स का टोटल एक्सप्रेशन लिखा, क्योंकि फ्लक्स हमें बी डॉट ए से लिखना आता है। हमने बी डॉट ए से फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखा, उस एक्सप्रेशन में सिर्फ करंट की जो टर्म है आई उसको छोड़ दिया। करंट को छोड़ के जो भी माल मसाला होगा वही मेरा एल हो जाएगा। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. आइए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हमने आपसे बोला एक बहुत लंबी सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? Solenoid. वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड को क्या इनफाइनाइट सोलेनॉइड की तरह ट्रीट किया जा सकता है? Yes, sir. बिल्कुल किया जा सकता है। ये एक बहुत लंबी सोलेनॉइड है जिसके बारे में आपको ये चीजें दे रखी हैं। एल इसकी लेंथ है, इस पे अपन ने एन टर्न्स लपेट रखे हैं टोटल। आई इसमें करंट है, ठीक है? और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, ये ए के बराबर है। बोलो बच्चों, कोई समस्या? No, sir. चलो आओ देखो, देखते हैं तुम कितना अच्छा सीख पाते हो। चलो एक बात बताओ, पहला सवाल मुझसे कहा गया फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखो। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का एक्सप्रेशन बताओ। अरे फ्लक्स क्या होता है? BA cos theta. B डॉट ए। पहला सवाल, अगर इसमें करंट ऐसे चल रही है जैसे मैंने दिखाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड याद है वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड की, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? Mu naught and I. म्यू नॉट एन आई। वेरिएबल होती है कि कांस्टेंट होती है? Constant. कांस्टेंट होती है। मतलब यहां पर भी म्यू नॉट एन आई, यहां पर भी म्यू नॉट एन आई, यहां पर भी म्यू नॉट एन आई, यहां पर भी म्यू नॉट एन आई। करंट अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो यानी कि कहीं पर भी किसी भी एक टर्न की बात कर रहा हूं मैं, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट एन आई। ये आपने पढ़ा हुआ है। और अगर आप दिमाग लगा के सोचें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा
ये जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलरली, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो बी और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए। फील्ड तुमने लिख दी म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है यार, ये पूरी कॉइल का फ्लक्स है कि एक टर्न का फ्लक्स है? ये तो एक टर्न का फ्लक्स है ना। देखो यहाँ पे फील करो, यहाँ पे जो एक टर्न है उसमें से इतनी मैग्नेटिक, उसके एरिया में से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके एरिया में भी उतनी फील्ड है, इसके एरिया में भी है, इसके एरिया में भी है। तो क्या मुझे इसे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं Yes, आई? sir. अब मैंने क्या सिखाया था, इसके एक्सप्रेशन में मैं क्या छोड़ दूं? अबे सेकंड स्टेप पे आओ, फाई का एक्सप्रेशन लिख लिया, टोटल Yes, फ्लक्स sir. लिखना था ना, क्योंकि मुझे टोटल लिखना था तो सारे टर्न्स का लिखना था, तो एक का एक का एक का एक का एक का, इसलिए मैंने कैपिटल एन टोटल टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या बोला, किसको छोड़ देते हैं बेटा? I को आई को छोड़ दो, आई को अलग ले लो, म्यू नॉट एन ए एन इनटू आई। तो क्या ये पूरा माल मसाला तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आई, बोलिए। Mu naught NaN. अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है, अगर आपको याद हो तो ये स्मॉल एन क्या होता था? व्हाट इज द स्मॉल एन? N upon L. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन अपॉन स्मॉल एल। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि एक बहुत लंबी सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कोफिशिएंट, वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये याद होना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। कोई समस्या इसमें? No, sir. किसी भी बच्चों को कोई समस्या है? बोलिए जल्दी बताइए, क्या आपको फाई निकालने का, एल निकालने का तरीका समझ में आ गया? जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. और अगला सवाल, अब सुनिए ध्यान से, ये आपके लिए बिल्कुल नया है तो आपको बता देते हैं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या है बेटा ये? वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आराम से मेरी बात सुनना बहुत प्यार से। अभी तक तुम दो चीजों से मुलाकात कर चुके हो, एक को बोलते हैं रेजिस्टर, एक को बोलते हैं कैपेसिटर। दो चीजों से मुलाकात हुई है। उसमें भी एक चीज ये बताओ, रेजिस्टर एनर्जी स्टोर करता है कि एनर्जी खा जाता है? खा जाता है. हीट की फॉर्म में खा जाता है। और कैपेसिटर Store करता है. स्टोर करता है। लेकिन अब हम आपके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके इंट्रोडक्शन से पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता है। इस बहुत लंबी सोलेनॉइड को ही आज के बाद हम नया नाम देने जा रहे हैं, इंडक्टर। रेजिस्टर कैपेसिटर के बाद ये तीसरी और आखिरी चीज है जिसके सर्किट्स हमें स्टडी करने। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के सर्किट स्टडी किए हैं, कैपेसिटर में कैपेसिटर के सर्किट स्टडी किए हैं, अब हम सर्किट स्टडी करेंगे इंडक्टर की। तो कोई अगर हमसे पूछेगा कि इंडक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे इंडक्टर इज अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ना ये शब्द का मतलब क्या है सर? इस शब्द का मतलब समझिए। इस शब्द का मतलब ये है कि अगर कायदे में देखा जाए तो ये जो कॉइल है, बेसिकली है क्या? कॉइल ही तो है यार। मान लो तुमने कॉपर के तार की सोलेनॉइड बनाई है, तो जब तुम कॉपर के तार को ऐसे बहुत लंबा बार लपेटोगे तो रियलिटी में उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी कि नहीं होगी? कॉपर का बना हुआ है वो, हाँ या ना? Yes, sir. उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब जब हम इस इंडक्टर को उठा के सर्किट में लगाएंगे तब वहां ये सवाल मत पूछना कि सर इसकी रेजिस्टेंस कहां गई। इसकी रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है बेटा? नेग्लिजिबल मान लिया है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? एल, जो आपको याद रखना है कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, जो अभी अभी हमने निकाला है। बोलिए क्या यहां तक कोई समस्या है?
No, sir. एनीबडी, एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, तो हमने बोल दिया था कि एक ऐसी बहुत लंबी सी सोलेनॉइड, इसे हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे भाई, इंडक्टर हमने नाम दे दिया। और अगर इसका करंट समय के साथ चेंज हो रहा होगा तो ये अपने ही अंदर क्या कर लेगी, ये अपने ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेगी। बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकलेगी उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 4 एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि सर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये एक इंडक्टर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ई है, ये भी एक इंडक्टर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है, एल एल। आराम से अपने अपने आप दिमाग लगाओ। पहले केस में मैंने बोला करंट इधर से आ रही है और कांस्टेंट है, कितना ईएमएफ क्रिएट होगा आपको वो बताना है। दूसरे केस में भी करंट इधर से आ रही है और बढ़ रही है। तीसरे केस में करंट इधर से आ रही है लेकिन घट रही है। चौथे केस में करंट इधर से आ रही है, बढ़ रही है। पांचवें केस में करंट इधर से आ रही है और घट रही है। इसके अंदर सारे केसेस हमने देख लिए, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब तुम बोलोगे सर करंट इधर से आ रही है कांस्टेंट है या इधर से आ रही है कांस्टेंट है, ये दो अलग अलग केसेस है? नहीं, ये एक ही बात है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आती है? अगर करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0 है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अगर करंट कांस्टेंट है तो बचपन में पढ़ा दिया गया था कि फाई बराबर होता है एल आई। अगर करंट कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ क्रिएट नहीं हो रहा। यहां बात करते हैं, अगर करंट बढ़ रहा है तो क्या ईएमएफ क्रिएट होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। क्या उस ईएमएफ की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी होगी? Yes, sir. बिल्कुल होगी सर। अभी आपने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है, बोलो? एल डी आई बाई डी टी, हाँ या ना? Yes, sir. समस्या क्या है? समस्या है डायरेक्शन कैसे सोचेंगे। तो डायरेक्शन सोचने के लिए वापस लेंज लॉ की शरण में जाना पड़ेगा। तो लेंज ने क्या बताया था? लेंज ने बताया था कि आने वाले ईएमएफ अपने चेंज को अपोज करेगा। तो ये जो करंट है ये बढ़ रहा है, तो अब बताओ जो ईएमएफ आएगा वो इस करंट को और बढ़ाने की कोशिश करेगा कि कम करने की? कम करने की। तो इसका मतलब इसे हटाकर मैं जो ईएमएफ यानी कि जो बैटरी लगाऊंगा उसकी पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर पोलैरिटी ऐसी होगी तो ये बैटरी इस डायरेक्शन में करंट देगी, इंड्यूस्ड करंट, और ये जो करंट है ये ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में बह रहा है, यानी कि उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं है? Yes, sir. नीचे वाले एग्जांपल में देखते हैं। नीचे वाले एग्जांपल में अगर मैं कहूं कि करंट घट रही है तो आप कहोगे सर अगर करंट घट रही है तब भी एल डी आई बाई डी टी का ही ईएमएफ है, लेकिन अब जो पोलैरिटी है वो ऐसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लेंज अंकल ने कहा है कि अगर करंट कम है तो फ्लक्स आने वाले ईएमएफ को करंट को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बैटरी ऐसे चूज करोगे कि अब जो बैटरी देगी वो करंट ऐसे देगी, तो वो इस करंट को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट मतलब इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। समझ में आई बात? Yes, sir. यहां बात करते हैं, करंट इधर से आ रहा है और बढ़ रहा है, तो अब जो ईएमएफ आएगा वो इसे कम करने की कोशिश करेगा। कम करने की कोशिश करेगा मतलब ऐसे पोलैरिटी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. और इसमें करंट इधर से आ रहा है और कम हो रहा है, तो इसको सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करना है तो आपको ये पोलैरिटी देनी पड़ेगी एल डी आई बाई डी टी की, ताकि यहां से जो करंट निकले वो ओरिजिनल की सपोर्ट में चला जाए, ओरिजिनल करंट को सपोर्ट करे। बोलिए डायरेक्शन बात समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। समझने की करते हैं कोशिश कि आखिर इस इंडक्टर में एनर्जी क्यों स्टोर होती है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्टोर क्यों होती है, कितनी होती है, तो बात की बात है।
पहले समझना पड़ेगा क्यों होती है स्टोर। तो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये इंडक्टर है और मैं इसमें एक करंट पैदा करना चाहता हूं, ये वाला, और इस करंट को मैं बढ़ाना चाहता हूं, इस करंट को मैं बढ़ाना चाहता हूं 0 से लेकर किसी वैल्यू तक। मान लो मैं चाहता हूं कि 0 से लेकर 100 एम्पियर तक इस करंट को बढ़ा दूं। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं करंट को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? यस सर। जब मैं कह रहा हूं कि वर्क करना पड़ेगा तो एक्चुअली में मुझे वर्क नहीं करना है, मतलब मैं थोड़ी करंट दे रहा हूं। कि मेरा कहने का मतलब है करंट कौन दे रहा होगा? बैटरी दे रही होगी। क्या बैटरी को वर्क करना पड़ेगा? यस सर। क्यों करना पड़ेगा? सोचो। अरे अभी तो समझाया, जब बैटरी इस करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी तो ये यहाँ पे ऐसे करके एक LdI/dt का EMF क्रिएट कर लेगा, और ये EMF करंट को और बढ़ाएगा कि करंट को बढ़ने देने से रोकने की कोशिश करने लगेगा? रोकेगा। ये EMF इस करंट को घटाने की कोशिश करेगा। बैटरी इसको बढ़ाना चाहती है, तो अगर बैटरी इसको वाकई में बढ़ाना चाहती है तो क्या बैटरी को इस EMF के अगेंस्ट जाके वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। वरना तो ये EMF, ये जो इसका इंड्यूस्ड EMF है, ये इसे कम कर देगा। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। तो इसीलिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। तो अब तो चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। कितना EMF आएगा? LdI/dt। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो वर्क कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दैट वर्क? सर वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी, वेयर पी इज द पावर। ये तो बचपन में पढ़ लिया था आपने। पावर होती है V इंटू आई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया है। पर यहाँ पर पोटेंशियल की जगह क्या आएगा? यहाँ पर पोटेंशियल की जगह आ जाएगा E इंटू आई, क्योंकि जो EMF है वही पोटेंशियल डिफरेंस है टेक्निकली। और EMF है कितना? EMF है LdI/dt, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं, LdI/dt, I इंटू dt, dt कैंसिल, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ LI²। इतना वर्क किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, और ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाना चाहिए? यही सारा का सारा वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाना चाहिए? एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में। अब मैं एक सवाल पूछूंगा जिससे मुझे समझ में आएगा कि मैंने जो लेक्चर की शुरुआत में बताया था वो आप समझे कि नहीं समझे। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर। कितना? हाफ LI²। अब कोई मुझे बताओ, तो मैं मानूं कि तुम शुरुआत से ध्यान से सुन रहे थे। मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि बैटरी ने जितना भी वर्क किया वो सारा का सारा इसमें स्टोर हो गया? कोई हीट डिसिपेट क्यों नहीं हुई? कोई एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हुआ? बैटरी का किया हुआ। हाँ बोलो। क्योंकि रेजिस्टेंस 0। शाबाश। क्योंकि हमने इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान ली थी। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि जो हीट डेवलप होती है वो होती है I²RT। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो इसमें कोई भी हीट डेवलप नहीं होगी, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, सब कुछ इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो अब हम लोग बहुत अच्छे से 3 चीजें जान गए। वो 3 चीजें क्या जान गए? हमारी मुलाकात 3 चीजों से हो चुकी है, रेजिस्टर से, कैपेसिटर से, इंडक्टर से। रेजिस्टेंस एनर्जी खाता है हीट की फॉर्म में, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के बीच में। और जो इंडक्टर है, इंडक्टर ये भी एनर्जी स्टोर करता है हाफ LI² की। कैपेसिटर स्टोर करता है हाफ CV², इंडक्टर स्टोर करता है हाफ LI²। और दूसरा फर्क ये है कि कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इस इंडक्टर के अंदर कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, क्योंकि आपका दिमाग आपसे कहना चाहिए कि अगर इसमें करंट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 Ni, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंडक्टर के अंदर एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इट इज यूज्ड टू कंज्यूम एनर्जी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए फिर अब देखो भैया,
आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद एंड में मैंने आपको एक आरसी सर्किट पढ़ाया था जिसमें रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर पढ़ाया था, उसके भी दो केस पढ़ाए थे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले, याद है कि नहीं? याद है? Yes, sir. Yes, एक sir. में चार्ज ग्रो करता था, एक में चार्ज कम होता था। वही सेम चीज अब हम दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार जो सर्किट है उसे हमने नाम दिया एलआर सर्किट। और इसमें क्योंकि कैपेसिटर नहीं है तो चार्ज की बात होगी नहीं, एलआर सर्किट है तो इसमें करंट ग्रो करेगा, एक में करंट ग्रो करेगा, एक में करंट डिके करेगा। जैसे वहां पे भी एक में चार्ज ग्रो करता था, चार्ज डिके करता था, वैसे यहाँ पर चार्ज की जगह बस करंट आ गया, करंट ग्रो करेगा और करंट डिके करेगा। तो हमने बोला ग्रोथ ऑफ करंट, आगे वाले लेक्चर में हम जाके पढ़ेंगे डिके ऑफ करंट। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. तो देखिए ग्रोथ ऑफ करंट में आप क्या करोगे, मेरे पास एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, इसके पास इनिशियली कोई करंट नहीं है, ये एल ये आर, एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है ई, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, ऐसे करके ये सिचुएशन है सर्किट की t बराबर 0 पर। यहां कोई करंट नहीं है, ये अनचार्ज्ड है, इसमें भी कोई करंट नहीं है, बैटरी स्विच अपना ओपन है, ये t बराबर 0 पे सिचुएशन है सर्किट की। अब मैंने क्या किया, मैंने स्विच कर दिया क्लोज। अब जब मैंने स्विच कर दिया क्लोज तो t बराबर t पर क्या होगा, तुम सोचो अपने आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप चीजें चमकेंगी। एक बार बता बेटा, जैसे ही तूने स्विच क्लोज करा, जैसे ही तूने स्विच क्लोज करा, जैसे ही स्विच क्लोज किया यहां से करंट बहनी शुरू हुई, लेकिन जब करंट बहनी शुरू हुई तो ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या ये उस करंट को अपोज करेगा? Yes, sir. करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें करंट 0 थी, इसमें करंट 0 थी, स्विच के क्लोज करते ही इधर करंट भाई, तो करंट जैसे भाई इसका मतलब इसमें करंट इंक्रीज कर रही थी। अगर इसमें करंट इंक्रीज कर रही थी या मैं बोलूं ग्रो कर रही थी, तो ये एक उल्टा ईएमएफ ऐसे करके देगा एल डी आई बाई डी टी का, जो कि उस करंट को घटाने की कोशिश करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब हमारा जो करंट है वो बेचारा धीरे 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 ग्रो कर पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है उस करंट को लगातार अपोज करने में भी, इसलिए करंट धीरे 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 बढ़ के एक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. देखते हमको वही निकालना है कि कैसे धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएंगे जो आपने आरसी सर्किट में पढ़े थे, बस फर्क ये है कि आरसी सर्किट में वो चीजें चार्ज के लिए थी, यहाँ पे वो चीजें करंट के लिए आएंगी। कैसे आएंगी चलिए देखिएगा। किसी भी टी टाइम पर कॉमन सेंस कहता है कि इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट तो होगी। मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रही है, ये आई, अगर आई करंट इसमें फ्लो कर रही है तो इसमें इस पोलैरिटी के साथ एल डी आई बाई डी टी का ईएमएफ होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर ऐसा होगा तो हम एक काम कर लेते हैं भैया, ऐसे करके घूम के किरचॉफ लॉ लगा देते हैं इस पॉइंट ए से ऐसे करके घूमोगे और ए पर लौट के आ जाओगे। फटाफट फटाफट मेरे साथ देखना, यहां से यहां गए आई आर का ड्रॉप, फिर आगे गए, ये ड्रॉप की गेन, जल्दी बोलो। Gain. अरे ड्रॉप बेटा, ड्रॉप पोलैरिटी देख, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, ड्रॉप हुआ। Yes, sir. आई आर का ड्रॉप, फिर इसमें ड्रॉप, फिर इधर ड्रॉप की गेन, Gain. गेन। मुझे निकालना क्या है, मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूं? I. आई कि किसी भी टाइम टी पर करंट की क्या वैल्यू है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आप कहोगे सर सही बात है, यहां से मैं लिख दूंगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन एल। आप कहोगे सर ये भी सही बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यहीं से शुरू करूंगा और मैं लिखूंगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अपॉन एल। अब जिन बच्चों को मैथ्स की थोड़ी सी फील है उन्हें पता है कि सर अब तो इजी है, बोलो समझ में आएगा क्या करना है अब? अरे अब तो क्या है, आई की टर्म एक तरफ ले लो, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन एल, बोलो चलेगा? Yes, sir. अब क्या करूं दोनों तरफ? Integration. जब टाइम 0 की बात थी, 0 पे करंट कितना था? 0. किसी भी जनरल टाइम टी पर करंट कितना मान लेते हैं? I. बस यहाँ से आई निकल आएगा किसी भी टाइम टी पर करंट कितना होगा। इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन अब तो आपको दिख रहा होगा सर एल एन ऑफ ई माइनस आई आर, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए और माइनस का 1/r से इसको डिवाइड भी करना चाहिए।
फ्रॉम 0 से लेकर आई तक, और इधर इंटीग्रेशन सिंपली t बाय एल हो जाएगा। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. लिमिट रखो, पहले आई रखो इसमें, ये हो जाएगा ln ऑफ e माइनस आई आर, माइनस जब आई की जगह 0 रखोगे तो ये बचेगा ln ऑफ e इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 1/r था ये उधर ले जाके मैंने गुणा कर दिया, तो ये हो गया माइनस का आर टी बाई एल। अब अगर ये माइनस का आर टी बाई एल हो गया तो ln a माइनस ln b, यानी कि ln ऑफ e माइनस आई आर अपॉन e बराबर माइनस का आर टी अपॉन एल। अगर मैं यहां से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं e माइनस आई आर e रेज टू द पावर माइनस का टी आर अपॉन एल। यहां से आप लिख सकते हैं 1 माइनस आई आर अपॉन ई, यहां से आप लिख सकते हैं आई आर अपॉन ई, और यहां से आप फाइनल लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। और देखो ये जो आर है, इस आर को मैं नीचे ले जाके एल के भी नीचे ले जा रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे करंट इस तरीके से दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. देख के बताओ इसको, करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है यार, शुरुआत में तो करंट 0 था, कॉमन सेंस है। वरना इधर देखो, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? घटेगी. घटेगी। और इसे 1 में से माइनस कर रहे हो, तो जिस चीज को घटा रहे हो वो चीज बढ़ रही है, सॉरी वो चीज घट रही है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. तो करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसीलिए हमने इसे बोला है ग्रोथ ऑफ करंट। तो करंट इस तरीके से टाइम के साथ बढ़ रहा है। फाइनली कितना हो जाएगा करंट? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट? E by R. ई बाई आर हो जाएगा। जब बहुत टाइम बीत चुका होगा, सोचिए जब बहुत टाइम बीत चुका होगा, यानी कि टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे, तो जब इसमें टी की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, करंट फाइनली ई बाई आर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो इसका मतलब जो करंट का ग्राफ बनेगा टाइम के साथ वो कुछ ऐसा बनेगा, करंट टाइम के साथ ग्रो कर रहा होगा और ऐसे ग्रो कर रहा होगा। अगर आप लोग पढ़ते हैं घर पे, नोट्स दोबारा उठा के देखते हैं, तो शायद आपको याद होगा कि आरसी सर्किट में सेम ग्राफ चार्ज का आया था, याद आया? Yes, sir. ई बाई आर की जगह यहाँ पे सी भी लिखा हुआ था, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी था, आरसी की जगह एल बाई आर आ गया। पक्की बात है ये? Yes, sir. और करंट की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई बेटा? E by R. मेरा पहला सवाल, क्या इस ई बाई आर की जगह मैं आई मैक्स लिख सकता हूँ? Yes, sir. बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी कि व्हाट इज दिस ई बाई आर? क्या है ये? बोलो। I max. बहुत अच्छी बात है। अब सुनो आगे, अगर करंट की इक्वेशन आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर आई है, जहां पर हमें ये याद रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि आई मैक्स की वैल्यू कितनी है? ई बाई आर है। तो यहां से हमें एक चीज और दिखती है, क्या आपको समझ में आता है कि सर ये जो एल बाई आर है ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो आरसी सर्किट में आरसी कर रहा था? यहाँ पे आरसी लिखा हुआ था, यस और नो? Yes, sir. तो बेसिकली ये एल बाई आर क्या हो गया इस सर्किट का? Time constant. टाइम कांस्टेंट। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अगला बड़ा पॉइंट, अगर मैं टाइम को टाइम कांस्टेंट पुट कर दूं, एट टी बराबर टाउ में देखने की कोशिश करूं कि क्या हो रहा है, तो इसमें पुट कर दो, देखा जाएगा। आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी की जगह टाउ और नीचे भी टाउ, तो ई की पावर -1। आपको मैंने वहां बताया था ई की पावर -1 की वैल्यू कितनी होती है? 0.37. 0.37, तो ये आ जाएगा 0.63 आई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम करंट का कितना प्रतिशत? 63%। तो बेसिकली टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें करंट अपने मैक्सिमम का कितना प्रतिशत हो चुका होता है? 63. 63%। तो यहां अगर आप ग्राफ पे दिखाओगे तो यहां कहीं टाइम कांस्टेंट दिखाओगे। अगर ये टाइम कांस्टेंट टाइम है तो इस पे जो करंट है वो मैक्सिमम की 0.63 टाइम्स
होगी। क्या ये बात समझी आपको? Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर। अब आगे सुनिए भाई साहब, आगे सुनिए। आगे आपको याद है, ये पॉइंट और समझ लीजिए, फिर आपका सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहीं से बातें शुरू कर सकते हैं। आपको याद है कैपेसिटर सर्किट में हमने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई थी। हम अगर आपको ट्रिक्स रिवाइज कराएं तो आपको बताया था कि बिल्कुल शुरुआत में कैपेसिटर को हटा के तार लगा देते हैं, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और फाइनली क्या करते हैं कैपेसिटर के साथ? फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं? कैपेसिटर वाली ब्रांच उड़ा देते हैं। नहीं आई बात समझ में? एक साइड से ओपन कर देते हैं। ओपन कर देते हैं कैपेसिटर को। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है तुमने? Yes, sir. आओ देखते हैं इंडक्टर में क्या होता है। तो हमने जो सर्किट लिया था वो ये लिया था, थोड़ा सा देर देखिए। ये सर्किट लेके आप चले थे, और करंट कितनी आई है? करंट निकल के आई है आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आपका करंट है। सबसे पहले हमने बात करी इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट का क्या मतलब होता है बच्चों? टी बराबर इंफिनिटी की टी बराबर 0? 0. यहाँ पर टी की जगह 0 डालो। टी की जगह 0 डालो, देखो करंट कितना आता है। करंट आ जाएगा आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर 0 1। करंट कितना आ गया बच्चों? करंट कितना आ गया? 0. जीरो, जो कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। शुरुआत में करंट 0 ही तो था यार, शुरुआत में तो करंट 0 लेके चले थे। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल शुरुआत में इंडक्टर को हटा के ओपन वायर कर देते हैं। आप यहां से फील करिए इस बात को। अगर इस सर्किट में मैं इंडक्टर को, इस वाले इंडक्टर को हटा के ऐसे करके ओपन वायर कर दूं, इसको हटा के ऐसे ओपन कर दूं इस ब्रांच को, तो क्या इस सर्किट में कोई भी करंट बहेगी? जल्दी बताओ सोच के। No, sir. इस कोई भी करंट नहीं बहेगी। यानी कि इंडक्टर को हटा के ओपन वायर कर देते हैं बिल्कुल शुरुआत में। और अब आप कहोगे क्या ये रिजल्ट कैपेसिटर के जैसे हैं कि कैपेसिटर के जस्ट उल्टे हैं? उल्टे हैं। उल्टे हैं। कैपेसिटर को तो शुरुआत में तार से रिप्लेस करते थे, उसको इंफिनिटी पे ओपन करते थे, इसको शुरू में ओपन कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। अभी देखो मैं उल्टे का और प्रूफ देता हूं तुम्हें। उल्टे का मैं तुम्हें और प्रूफ देता हूं। इधर देखो, ये तो इनिशियल स्टेट की बात। अगर मैं बात करूं स्टेडी स्टेट की, या बात करूं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की, बहुत समय के बाद, तो बेटा इसका क्या मतलब है? स्टेडी स्टेट का मतलब टी बराबर इनफाइनाइट। रखो उसमें इंफिनिटी। जब टी बराबर इंफिनिटी रखोगे तो ये हो जाएगा आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। ई की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। आई कितना हो गया? आई मैक्स, जो कि कितना होता है? ई बाई आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि t बराबर इंफिनिटी पे ये जो इंडक्टर है इसे हटा के सिंपल तार से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ फील करिए, अगर इस इंडक्टर को हटा के मैं सिंपल तार लगा दूं, अगर इस इंडक्टर को हटा के मैं सीधा एक तार लगा दूं, और ये एक रेजिस्टर लगा हो R, और ऐसे करके एक बैटरी हो E की, अपने आप देखो क्या इस सर्किट में करंट E बाई R नहीं होगी? यस सर। तो क्या अब तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इंडक्टर के रिजल्ट कैपेसिटर के जैसे होते हैं कि कैपेसिटर के उल्टे होते हैं? उल्टे होता है। कैपेसिटर को शुरू में क्या करते थे? धीरे धीरे याद करो। कैपेसिटर के साथ शुरू में क्या करते थे? स्ट्रेट वायर। तार लगाते थे। यहां शुरू में क्या करते हैं? इंडक्टर को खोल देते हैं। कैपेसिटर के साथ इंफिनिटी पे क्या करते थे स्टेडी स्टेट में? उसे खोल देते हैं। तो यहां क्या करेंगे? खोल देंगे कि तार से रिप्लेस कर देंगे? तार से रिप्लेस। तो बेटा इसमें कंफ्यूजन, सर हम 4 कैसे याद रखेंगे? कंफ्यूज हो गए तो कोई मतलब ही नहीं कंफ्यूज होने का। आप कैपेसिटर वाले याद रखिए, और बस ऐसा याद रखिए कि जो कैपेसिटर में करते थे इंडक्टर में वही करते हैं, कि उसका उल्टा कर देते हैं? उल्टा करते हैं। तो बस ऐसे याद रखो, एक के याद कर लो। तुम्हें कैपेसिटर के याद रहते हैं, कैपेसिटर के याद कर लो। इंडक्टर के याद रहते हैं, इंडक्टर के याद कर लो। एक की ट्रिक्स याद कर लो दिमाग में, बस इतना रखना, दूसरे वाले में उसका उल्टा करते हैं। तो अगर मान लो तुमने कैपेसिटर के याद रख रखे हैं और क्वेश्चन कैपेसिटर का ही है, आरसी सर्किट का ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुम्हारी ट्रिक आ जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आरएल सर्किट का है तो पहले कैपेसिटर वाला सोच लेना
कि कैपेसिटर होता तो क्या करते, इंडक्टर में उसका उल्टा कर देना। अगर तुम्हें कैपेसिटर में ऐसा लग रहा है कि खोल देना चाहिए तो इंडक्टर में तार लगा देना। अगर तुम्हें कैपेसिटर में ऐसा लग रहा है कि तार लगा देना चाहिए तो इंडक्टर में खोल देना। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. क्या यहाँ तक कोई भी समस्या है आपको? No, sir. जितना भी आज हमने आपको पढ़ाया है, क्या एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई आपको? Yes, sir. कोई भी डाउट जल्दी बताइए, कोई भी डाउट जल्दी बताइए। No, sir. ठीक है।